चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार के साथ। आज एक बड़ी खबर का सबको इंतजार है और वो आएगी जीएसटी काउंसिल की बैठक से। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आज जो वैसे तो कई मुद्दे हैं इस बैठक में, लेकिन अहम मुद्दों में एक है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी है उसमें रद्दोबदल या उसमें एक बड़ा चेंज। क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और अंदर इसी मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर डिस्कशन चल रहा है और फिटमेंट कमेटी ने जो कई सारे ऑप्शन सुझाए थे जीएसटी काउंसिल को, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। और बहुत हद तक संभावना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहां पर राहत मिल जाए, क्योंकि एक तरह से कहें पूरे एक तरह से सारे जीएसटी मेंबर्स इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कम से कम जो सीनियर सिटीजन है या फिर इंडिविजुअल है वहां पर 18% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो बहुत हद तक संभव है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर यहां पर जीएसटी काउंसिल में दरों में कटौती को लेकर सहमति बन जाए। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उसमें अहम मुद्दा था 2000 रुपए तक के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पर 18% जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कई सारी जो इंटरमीडिएट कंपनियां थी, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स थे वो शामिल थे। रोजर पे और पाइन लैब जैसी कंपनियां डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन होता था। तो जो यहाँ पे हमें सूत्रों ने खबर बताई है कि इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी के लिए भेज दिया गया है कि इस पर 18% जीएसटी लगे या ना लगे, इसको फिर से एक पर दोबारा से फिटमेंट कमेटी विचार करेगी। तीसरा जो मुद्दा था रिसर्च ग्रांट पर 18% जीएसटी लगाने का, इसको भी फिर से एक तरह से कहें तो फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इसको लेकर रिसर्च ग्रांट को लेकर आईआईटी समेत कई सारे इंस्टीट्यूट को जीएसटी के नोटिसेस गए थे। तो लिहाजा रिसर्च एंड ग्रांट पर जो 18% जीएसटी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी इस पर विचार करेगा। चौथा जो मुद्दा था वो है कि उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु जाते हैं उन पे वो जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेते हैं वहां पर 18% जीएसटी भी लगता था। तो ये उत्तराखंड के वित्त मंत्री जो प्रेमचंद गुप्ता है उनकी तरफ से प्रपोजल आया था कि इसको घटाकर 5% करना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक कार्य है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज उसके लिए लिया जाता है। तो उन्होंने ये खुद बताया कि इस पर सहमति बन गई, यानी कि 18% जीएसटी अब 5% लगेगी जो चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज श्रद्धालुगण लेते हैं, और इस पर अब फैसला हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जब जीएसटी काउंसिल की ब्रीफिंग होगी तो इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर 5% जीएसटी का अनाउंसमेंट किया जाए। तो अभी तक जो ताजा अपडेट है जीएसटी काउंसिल से अभी यही तक है। इंश्योरेंस पर डेलिब्रेशन चल रहे हैं और बहुत उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर आए। जी, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका प्रीमियम, उस पर जीएसटी एक बड़ा मुद्दा, लेकिन उसके अलावा 3-4 अन्य मुद्दे जो आलोक हमें बता रहे थे इन पर भी कुछ निकल के आज की बैठक में आ सकता है। बिल्कुल आलोक, आप नज़र रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जब ये फैसले हो जाएंगे तो विस्तार से इन पर हम बातचीत भी करेंगे। इधर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में अंतिम रूप दिया जा सकता है। डिटेल्स के साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, फेम 2 में काफी चीजें ऊपर नीचे हुई थी, अब फेम 3 का इंतजार है, इसमें क्या अपडेट है? जी, बहुत ही क्लियर संकेत दिया है इस बार सरकार ने कि किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी बंद नहीं होगी। फिलहाल फेम 2 खत्म हो चुका है, फेम 3 अभी आया नहीं है और इसके बीच के लिए एक ईएमपीएस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है जो कि 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। अब आज एक्मा के एनुअल कन्वेंशन में एचडी कुमारस्वामी जो भारी उद्योग मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है, कम से कम 2 महीने और बढ़ा सकती है और जब तक फेम 3 नहीं आता है तब तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ही चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फेम 2 में कुछ खामियां थी, खासतौर पर लोकलाइजेशन को लेकर खामियां थी, जो डिसबर्समेंट था उसको लेकर खामियां थी, जिनको दूर किया जाएगा जो फेम 3 आ रहा है उसमें। लेकिन किसी भी हाल में जो सब्सिडी है वो रुकने नहीं दी जाएगी, ईएमपीएस चलती रहेगी और सरकार फिलहाल इसको बढ़ाने पे विचार कर रही है। क्या कहा एचडी कुमारस्वामी ने, आइए सुनते हैं। What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out some modification. What are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it? For that they are working. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ACMA में शिरकत की।
एमए में शिरकत की। गडकरी ने कहा कि भारत में 40% प्रदूषण ट्रांसपोर्टेशन के कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पेट्रोल डीजल के खिलाफ नहीं है और उनकी बातों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। First of all, I am not against petrol and diesel or fossil fuel. Sometimes unnecessary my statement is misinterpreted in the media. The 40% of the air pollution in the country is because of transport sector. I am the minister who is responsible for that. नितिन गडकरी अक्सर ऐसी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों के लिए ही जाने जाते हैं। बहरहाल एक नज़र अब बाजार पर डालेंगे। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में हमने एक मजबूती देखी। सेंसेक्स आज 376 पॉइंट चढ़कर 81,500 पर बंद हुआ, तो वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी भी बढ़त पर बंद हुआ है। निफ्टी ने 82 पॉइंट चढ़कर 24,936 पर क्लोजिंग लिए। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। सुमित, एक वक्त था दिन में जब बाजार लग रहा था कि थोड़ा कमज़ोर है और क्या ये कमज़ोरी और बढ़ेगी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी आई और फिर एक बढ़िया बढ़त पर बंद हुआ है आज बाजार। तो मार्केट्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी थी बैंक्स के अंदर, रिकवरी थी एफएमसीजी में। एफएमसीजी इनफैक्ट आज लीड कर रहा था। थोड़ी बहुत खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तरों से आई, लेकिन फिर भी वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। सेकंड हाफ में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ और 3 दिनों की जो लगातार गिरावट थी उसके बाद निफ्टी तो एटलीस्ट हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बहुत खरीदारी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक के अंदर भी रही। एफएमसीजी आज का स्टार परफॉर्मर था। बैंकिंग की तरफ से कुछ हद तक पार्टिसिपेशन आता दिखाई पड़ा था, स्पेशली प्राइवेट बैंक की तरफ से, लेकिन हैवी प्रेशर था पीएसयूज के अंदर और साथ साथ तमाम मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी। राइट, तो इस बीच सेक्टर एक्शन या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहा? तो आज सबसे ज़्यादा खरीदारी एफएमसीजी में थी, तो निफ्टी के टॉप गेनर में भी शुमार एचयूएल दिखाई पड़ेगा आपको, जहां निफ्टी का टॉप गेनर था वो 3% की तेज़ी के साथ। श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर, आईटीसी 2% के आसपास तेज़ी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में ओएनजीसी 3.25% नीचे रहा, टेक महिंद्रा करीब 3.5% नीचे रहा, बीपीसीएल 1.5% नीचे रहा और टाटा स्टील में भी करीब 1.25% के आसपास ही बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में 4% की तेज़ी रही पेटीएम में, टाटा एलेक्सी 3.5% ऊपर रहा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर और डिक्सन टेक करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स 3.5%, 4% नीचे, टाटा टेक 3% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% के आसपास बिकवाली और एसजेवीएन यहाँ पर भी करीब 3-3.5% के आसपास का फॉल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। इधर बाजार में किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, ये कहना है हिलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉय ईरानी का। सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में दिनशॉय ईरानी ने प्लेटफॉर्म शेयरों पर काफ़ी उत्साह दिखाया और उन्होंने कहा कि उस पर काफ़ी बुलिश भी है। हमें नहीं लगता कि करेक्शन इतना डीप होगा, वो दिख रहा है आपको क्योंकि ग्लोबली थोड़ा मार्केट्स वीक है, इसलिए इंडिया थोड़ा कहते हैं ना माथा टेक रहा है उनको, तो इसलिए हो रहा है शायद। पर अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इतना डीप करेक्शन आपको दिखेगा, गिवन के हमारे फ्लोज जो है वो काफी अच्छे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज की बात कर रहा हूँ। जोमेटो तो है ही है हमारा टॉपिक मतलब प्लेटफॉर्म कंपनी में टॉपिक है। फिर हमारे पास एक फार्मा रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म कंपनी जो रिसेंट आईपीओ आया था, वो उसमें हमारा काफी हद तक वो है। फिर एक D2C कंपनी थी जिसमें अगेन एक आईपीओ आया था जहाँ पे हमें कंफर्ट है। और ऑब्वियसली फिनटेक का प्ले तो हमारा फेवरेट है, जो हमने होल्ड किया था पहले बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन काफ़ी था, लेकिन अभी मतलब पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से हम ऐड करने लगे हैं वहाँ पे भी, अभी कंफर्ट आ रहा है वहाँ पे। ये हुई बाजार की बात। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि बंगाल सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा दे। कोर्ट ने डॉक्टर्स को भी कहा है कि वो कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएं। कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो कल तक डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। कोर्ट में बंगाल सरकार ने कहा है कि इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर डॉक्टर्स के वकील का कहना है कि सीनियर डॉक्टर हड़ताल में शामिल नहीं हैं। जूनियर डॉक्टर्स डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार से इस्तीफे की मांग रख दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके,
कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया। द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज वेल एज द अरेस्ट ऑफ ममता बनर्जी कुड बी इंपेरेटिव। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य सरकार को बदनाम करने और राज्य के हाथ से पावर छीनने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। বাংলাটাকে গ্রাস করবার জন্য পুলিশের হাত থেকে সবটাই কেড়ে নিতে চান রাজ্য সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকারের এর মধ্যে পুরো চক্রান্ত আছে এবং আরো কয়েকটা লেফট পার্টিস দে আর অলসো ইনভলভ ইন দিস কনস্পিরেসি। কলকাতা পুলিশ কমিশনার আমার কাছে নিজে এসেছে অনেকবার পদত্যাগ করার জন্য, গত 7 দিন আগে। इधर अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला किया है। टेक्सास के डलास में एक संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी और बीजेपी का डर खत्म हो गया है। साथ ही राहुल ने कहा कि आरएसएस मानती है कि इंडिया एक आइडिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत कई आइडियाज है। राहुल ने कहा कि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, जाति, धर्म, भाषा, इतिहास को लेकर भेदभाव नहीं होने चाहिए। राहुल ने कहा कि यही लड़ाई है, इसीलिए लाखों भारतीयों ने चुनाव में ये समझ लिया है कि प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India. तो आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विदेश में भारत को बदनाम करने की कोशिश बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि किसी को खुद को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान में निशाने पर कौन है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिएगा हमारे साथ भागवत वचन निशाने पर कौन। कोचिंग सेंटर्स अब टॉप करने वाले छात्रों के फोटो को मुफ्त में विज्ञापन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इससे जुड़ी गाइडलाइंस इसी हफ्ते जारी हो सकती है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, किस तरह की सख्ती अब कोचिंग सेंटर्स पे हो सकती है? अभी आपने देखा होगा कि जो भी छात्र किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली 10 रैंक लेकर के आते हैं तो उनकी फ़ोटो सारे अखबारों में छपती है और सभी कोचिंग सेंटर इस बात का दावा करते हैं कि इस छात्र ने हमारे यहाँ पर कोचिंग ली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर मंत्रालय बाकायदा इसको लेकर के एक गाइडलाइंस लेकर के आने वाला है। कोचिंग सेंटर को सारी जानकारी पहले से ही बतानी होगी कि इस छात्र ने
यहाँ पर कौन सा कोर्स लिया, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, ये जानकारी उसको अपने विज्ञापन के साथ बतानी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी कोई भी छात्र किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता है तो उसके साथ पहले ही करार कर लिया जाता है कि अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको अच्छी रैंक आएगी तो हम आपकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब छात्र परीक्षा में अच्छी रैंक लेकर के आ जाएगा तो कोचिंग सेंटर को उसके बाद उससे दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ जो छात्र है उसके पास भी एक बार्गेनिंग पावर होगी कि वो अपने कोचिंग सेंटर को अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल करने दे या नहीं करने दे। तो इस तरह की कई सारी गाइडलाइंस है जिसको लेकर के सरकार अपनी तैयारी कर रही है। इसी हफ्ते के अंदर ये गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। अगर कोई कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस को पालन नहीं करता तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा और उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी असीम, बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा इन गाइडलाइंस का। इधर देश में मंकी पॉक्स वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। विदेश से लौटे एक शख्स ने मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। लक्षण दिखने के बाद से उसे आइसोलेशन में रख दिया गया है। फिलहाल रोगी की जो हालत है वो स्थिर बताई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मंकी पॉक्स की पुष्टि हो पाएगी। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका से निकलकर ये वायरस यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। अब भारत में भी संदिग्ध केस मिलने से चिंताएं बढ़ गई। तो चलिए यहां पर एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें और गणपति उत्सव की झलकियां। गणपति बप्पा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया इस समय पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। अलग अलग झलकियां आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन किए। अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने वो वहां पहुंचे। दर्शन के दौरान शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। शाह हर साल लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई आते हैं। दर्शन के बाद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति के दर्शन किए। तो पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी गणपति की भक्ति में लीन हैं। कई जगहों पर 1.5 दिन तक गणपति को रखकर कल विसर्जन भी किया गया। जितनी धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया गया उतनी ही धूमधाम से बप्पा को विदा भी किया गया। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ विघ्नहर्ता को विदाई दी। और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में और मुंबई में हम ये प्रथा देखते हैं जहां पर 1.5 दिन और फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरीके से गणपति रखे जाते हैं। अलग अलग दिनों पे विसर्जन होता है। देश के कई हिस्सों में पूरे 10 दिन तक गणपति को रख के फिर ही विसर्जन किया जाता है। तो ये तस्वीरें मुंबई से। इधर शिल्पा शेट्टी से लेकर सलमान खान सभी भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ धूमधाम से बप्पा का विसर्जन किया। वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी ढोल पर भी डांस करती हुई नजर आई। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बहन शमिता शेट्टी और बेटा विहान भी मौजूद थे। सलमान खान और उनके पूरे परिवार ने भी बप्पा का विसर्जन किया। सोहेल, अरबाज, अर्पिता खान सभी लोग इस मौके पर काफ़ी झूमते हुए नजर आए। सलमान खान का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी वायरल है। चलिए अब थोड़ी सेहत की बात हो जाए। अगर आप ज़्यादातर वक्त कुर्सी या सोफे पर बैठकर गुजार देते हैं, घर हो दफ्तर हो, तो ये आदत आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, इनएक्टिव लाइफस्टाइल स्मोकिंग जितना खतरनाक है। रिसर्च में कहा गया है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। ऐसा क्यों है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि घंटों बैठना काफ़ी खतरनाक है। शाम 5:57 पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का कंज्यूमर अड्डा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।